हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 7 में देखिए आज की इस वीडियो में यहां पे हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रतिरक्षा होती क्या है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर भी प्रतिरक्षा तंत्र पर आधारित है यानी कि इम्यून सिस्टम पर आधारित है। तो पूरी की पूरी जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये क्या होता है, प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिरक्षा के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होती है और कितने प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, सभी की सभी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी होती क्या है। आपको यहां पे समझना है कि कोई भी यदि व्यक्ति है, पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। कोई भी यदि व्यक्ति है उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। हां, यह अलग बात है कि किसी व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम पाई जाती है, किसी व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात जीवों के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है इसी क्षमता को ही हम कहते हैं प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब ही होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता, इसी क्षमता को हम कहते हैं इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा। देखिए, जीव विज्ञान या बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा या ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम प्रतिरोधकता का या प्रतिरक्षा का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। तो प्रतिरक्षा या इसको हम प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। तो प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह शाखा का नाम भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। तो प्रतिरक्षा में आपने देखा कि रोगों से लड़ने की क्षमता, हर एक व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है। तो इम्यून सिस्टम में आप देखेंगे सबसे पहले तो यदि हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की आधारशिला किसने रखी, मतलब इम्यून सिस्टम के संदर्भ में सबसे पहले जो विकसित सिद्धांत दिया या आप ये कह सकते हैं कि उसके बारे में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी दी सबसे पहले, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। देखिए, प्रतिरक्षा विज्ञान की जो आधारशिला सबसे पहले रखी उनका नाम था एडवर्ड जेनर, और एडवर्ड जेनर ने ही प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यून सिस्टम की आधारशिला रखी थी। अतः इसी कारण हम इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं, एडवर्ड जेनर को। तो यह भी आपको याद में रखना है। अब यहां पे आपको समझना है कि इम्यून सिस्टम है क्या। देखिए, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा होती है बी तथा टी कोशिकाओं के कारण पैदा होती है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी में थोड़ा सा आपको यहां पे डिफरेंस समझना है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एंटीजन की, किसकी बात करते हैं, यदि हम एंटीजन की बात करते हैं तो देखिए एंटीजन का मतलब होता है प्रतिजन, और प्रतिजन क्या होते हैं, रोग कारक होते हैं, अर्थात शरीर में रोगों को उत्पन्न करना किसका काम होता है, एंटीजन का काम होता है। तो एंटीजन तो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करेंगे। अब इन एंटीजन को खत्म करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं, एंटीबॉडी, या हम इन्हें कहते हैं प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षा। तो देखिए, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी की यदि हम बात करते हैं तो यह शरीर के अंदर विकसित होती हैं। और यहां पे आप देखेंगे कि जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही हमारे शरीर के अंदर की जो एंटीबॉडी होती है वो एक्टिव हो जाती है क्रिया करने के लिए, और इन एंटीबॉडी के अंदर कई प्रकार के प्रतिजन बंधक स्थल होते हैं जहां पे एंटीजन फंस करके नष्ट हो जाते हैं। अभी आपको आगे हम एंटीबॉडी की संरचना पढ़ाएंगे, उसमें आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से कोई भी एंटीजन आता है तो किस प्रकार से एंटीबॉडी की संरचना में जो प्रतिजन बंधक स्थल होते हैं वहां पर फंस करके नष्ट हो जाते हैं, अर्थात खत्म हो जाते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र का आपको सबसे पहले यह चीज याद रखना है कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। फिर आपने देखा एंटीजन और एंटीबॉडी, यहां पर आपको समझना है कह क्या रहा है यहां पर कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा बी तथा टी कोशिकाओं के कारण पैदा होती है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार से प्रमुख कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम कहते हैं बी कोशिका व टी कोशिका। तो ये जो बी कोशिका और टी कोशिका ये स्पेशली डब्ल्यूबीसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड कार्पसेल होती है, यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है,
श्वेत रक्त कणिकाओं को हम कहते हैं वीर सिपाही। क्या कहते हैं? वीर सिपाही कहते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी के निर्माण करने का काम होता है वो WBC का ही होता है, क्योंकि WBC के अंदर ये बी और टी दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और ये बी और टी कोशिकाएं जो होती है एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और एंटीबॉडी ही एंटीजन से लड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा है वो बी तथा टी कोशिकाओं के कारण उत्पन्न होती है, और वास्तव में जो बी तथा टी कोशिकाएं होती है ये प्रेरित होने के बाद बहुत सी प्रभावी तथा याददाश्त दोनों प्रकार की कोशिकाओं को पैदा करती है। ये आपको याद में रखना है। जो बी कोशिका होती है और टी कोशिका, ये बी और टी कोशिकाएं क्या करती है कि बहुत सी प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण करती है और बहुत सी याददाश्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये जो प्रभावी कोशिकाएं होती है, देखिए दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं बी एवं टी कोशिकाएं। तो उसमें से जो प्रभावी कोशिका का निर्माण करती है, ये प्रभावी कोशिकाएं क्या करती है? आक्रमण करने वाले एंटीजनों को नष्ट करने का काम करती है। यदि कोई भी एंटीजन शरीर के अंदर आ गया है और आक्रमण कर रहा है तो उनसे लड़ने के लिए कौन सा एंटीबॉडी? आप यहां पे देखेंगे कि जो प्रभावी कोशिकाएं होती है, ये प्रभावी कोशिकाएं क्या करती है? जैसे ही कोई एंटीजन आक्रमण करते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। तो उनके नष्ट करने में सहायता करती है कौन सी कोशिकाएं? प्रभावी कोशिकाएं। तो ये बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, एक है प्रभावी कोशिका और दूसरी है याददाश्त कोशिकाएं। तो प्रभावी कोशिका का काम क्या है कि आक्रमण करने वाले एंटीजन या कारक को नष्ट करना, जबकि जो याददाश्त कोशिकाएं होती है ये दूसरे आक्रमण के समय फिर से प्रभावी तथा याददाश्त कोशिकाओं को उत्पादित करती है। अब देखिए याददाश्त कोशिकाओं का काम क्या होता है? फिर से आक्रमण जैसे ही एंटीजन का होता है उनको नष्ट करने के लिए फिर से प्रभावी कोशिकाओं का और याददाश्त कोशिकाओं का ही निर्माण करना क्या होता है? याददाश्त कोशिकाओं का काम होता है। यानी ये याददाश्त कोशिकाएं क्या करती है? पुनः से प्रभावी कोशिकाओं के निर्माण करने की क्षमता इनके अंदर होती है। और फिर कभी जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अर्थात रोग कारक जो जैसे ही प्रवेश करेगा वैसे ही ये याददाश्त कोशिकाएं फिर से प्रभावी कोशिकाओं को उत्पन्न करेगी और ये प्रभावी कोशिकाएं एंटीजनों को नष्ट करने में सहायता करेगी। देखिए याददाश्त कोशिकाएं जो होती है इनके बहुत दिनों तक जीवित रहकर अपने कार्यों का संपादन करती है। जो याददाश्त कोशिकाएं होती है ये इनका जीवन अवधि जो होता है वो लंबा होता है, यानी ये लंबे समय तक जीवित रहती हैं और लंबे समय तक जीवित रह के विभिन्न प्रकार के एंटीजनों से लड़ते रहती हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को दूर करती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के एंटीजनों को दूर करने का काम लगातार करती हैं। तो ये याददाश्त कोशिकाएं लंबे दिनों तक जीवित रहती हैं और अपने कार्यों को लगातार इसी प्रकार से संपन्न करती रहती हैं। यानी लगातार ये क्या करती हैं? जैसे ही कोई एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही ये क्या करती हैं? एंटीबॉडी के लिए प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण करती है। और कुछ याददाश्त कोशिकाएं जो होती है वो तो हमारे शरीर के अंदर जीवन भर रहती हैं। तो जब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती है तब तक कुछ याददाश्त कोशिकाएं शरीर के अंदर बनी रहती है और विभिन्न प्रकार के प्रभावी कोशिकाओं को लगातार जो है बनाती रहती हैं। इसी कारण से यहां पे आप देख सकते हैं कि जो खतरनाक बीमारियां होती है वो दोबारा नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो याददाश्त कोशिकाएं होती है ये उनको निष्क्रिय कर देती हैं। इनका दोबारा आक्रमण जब होता है तो ये याददाश्त कोशिकाएं इनके आक्रमण को क्या कर देती हैं? अप्रभावी बना देती हैं। तो पहली बार जैसे ही कोई भी बीमारियां आती है वैसे ही अब बीमारियां चाहे वो बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां हो या वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हो या कोई भी प्रकार की बीमारी हो, जैसे ही वो खतरनाक बीमारी दोबारा जो होती है उसका प्रभाव जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो याददाश्त कोशिकाएं होती है वो इनके आक्रमण को प्रभावी की जगह अप्रभावी कर चुकी होती हैं। तो ये जो खतरनाक बीमारियां होती है ये दूसरी बार जब होती हैं तो अप्रभावी हो चुकी होती है, जिस कारण से उनका ज्यादा असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जो याददाश्त कोशिकाएं होती है ये प्लीहा और लसिका गांठों में मुख्य रूप से संरक्षित रहती हैं और वहीं पर पाई जाती हैं। तो कहां पे? एक तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन, प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्लीहा या स्प्लीन इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा जो लसिका गांठें होती है, लसिका गांठों में भी ये याददाश्त कोशिकाएं संरक्षित रहती है। और जब कोई बीमारी एक बार होती है और प्रतिरक्षा के विकसित हो जाने के कारण दोबारा नहीं होती है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम उपार्जित या सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि जैसे ही कोई बीमारी एक बार हो जाती है और फिर वह बीमारी दोबारा नहीं होती है, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो जाता है, जिस कारण से वो बीमारियां दोबारा नहीं होती है। और ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं उपार्जित या सक्रिय प्रतिरक्षा।
तो यदि उपार्जित या सक्रिय प्रतिरक्षा दोबारा पैदा हो जाती है तो दोबारा बीमारियां फिर होने का चांस नहीं रहता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। दोनों टर्म किसके लिए, जो बी कोशिकाएं होती है और टी कोशिकाएं। तो बी कोशिका और टी कोशिका किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करती हैं या किस प्रकार से एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती हैं और किस प्रकार से एंटीजन को नष्ट करने का काम करती हैं, ये आपने देखा। अब हम यहां पे देखेंगे कि प्रतिरक्षा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, किस किस प्रकार की प्रतिरक्षा शरीर के अंदर डेवलप होती है, ये आपको समझना है। सबसे पहले यदि बात करें तो प्रतिरक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो इसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा का मतलब है कि ऐसी प्रतिरोधकता या ऐसी प्रतिरक्षा जो किसी भी जीव में जन्म से होती है। अब किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, जन्म से ही यदि किसी व्यक्ति के अंदर यदि प्रतिरक्षा विकसित है तो उस प्रतिरक्षा को हम कहते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा का मतलब है कि यदि कोई प्रतिरक्षा जन्म से ही किसी व्यक्ति के अंदर विकसित है तो इसे हम स्वाभाविक प्रतिरक्षा या इसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा या इसे हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो आपको यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होना। कभी कभी अंतर पूछा जाता है कि जन्मजात व अर्जित प्रतिरोधकता में या उपार्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। तो जन्मजात प्रतिरोधकता का मतलब होता है स्वाभाविक प्रतिरोधकता या स्वाभाविक प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि ऐसी प्रतिरक्षा या ऐसी प्रतिरोधकता जो किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही मौजूद होती हैं। तो ऐसी प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है या इम्यूनिटी होती है उसे हम कहते हैं जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा। इसके बाद हम देखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। नाम से ही स्पष्ट है कि उपार्जित प्रतिरक्षा अर्थात ये प्रतिरक्षाएं जो होती है या ये जो इम्यूनिटी होती है ये किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से विकसित नहीं होती हैं। ये उस व्यक्ति के जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में जाकर के विकसित या डेवलप होती हैं। तो ऐसी प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। मतलब बाद में अर्जित की हुई प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता उसे हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब है कि ऐसी प्रतिरक्षा जो कि किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान विकसित होती है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही विकसित नहीं होती है बल्कि जीवन काल में किसी अवस्था में विकसित होती है, उसे हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरोधकता या उपार्जित प्रतिरक्षा। अब बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है। ये उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी यानी कि अक्रिय प्रतिरक्षा। इन दोनों को भी समझ लेते हैं क्योंकि ये दोनों उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा के दोनों टाइप्स या प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि जब जीवों में अपने आप प्राथमिक संक्रमण के कारण प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है तो उसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर एक बार बीमारी हो गई। अब उस एक बार की बीमारी जब हो जाती है तो वो बीमारी उस व्यक्ति के अंदर खतरनाक बीमारी दोबारा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि याददाश्त कोशिकाएं क्या कर देती है? उनको अप्रभावी कर देती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी प्रकार की यह प्रतिरक्षा होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी बीमारी हुई, अब उस बीमारी के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी या आप ये कह सकते हैं कि विशेष प्रकार के प्रतिरक्षियों का निर्माण हो गया यानी कि प्रतिरक्षा का निर्माण हो जाता है। तो कोई भी बीमारी एक बार हुई और उस बीमारी के लिए जब शरीर के अंदर कई प्रकार के प्रतिरक्षा का निर्माण हो चुका होता है तो वो बीमारी दोबारा नहीं होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। तो वह जीवों में अपने आप प्राथमिक संक्रमण के कारण प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है, उसे ही हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी बीमारी यदि एक बार उस व्यक्ति के अंदर हुई है और उस एक बीमारी से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा डेवलप हुई थी उस डेवलप हुई प्रतिरक्षा के कारण फिर वो बीमारी दोबारा नहीं होती है। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी। इसके बाद हम देखते हैं अक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो देखिए यह प्रतिरक्षा बेसिकली स्वयं के शरीर में विकसित नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि यह प्रतिरक्षा किसी भी व्यक्ति के अंदर ना तो जन्म से मौजूद होती है ना ही उसके जीवन काल के दौरान विकसित होती है। कहने का मतलब यह है कि शरीर के अंदर विकसित होती ही नहीं है।
तो स्वयं के शरीर में विकसित नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई रोग हो गया है, तो ये प्रतिरक्षा जो है आपके शरीर के अंदर जो है डेवलप या विकसित नहीं होगी, बल्कि आपको कहां से लाना पड़ेगा इस प्रतिरक्षा को? किसी दूसरे जीव के अंदर से ला करके अपने शरीर में प्रविष्ट कराना होगा। अर्थात यहां पे आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति में कुत्ते के विषाणु रेबीज का संक्रमण होता है, तो उसका शरीर जो है प्रतिरक्षा के प्रतिरक्षियों को पैदा करता है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम इसे दूसरी जंतुओं में बनने वाले प्रतिरक्षा को इंजेक्ट करते हैं और उसमें प्रतिरक्षा को उत्पन्न करके उसकी रक्षा की जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया। अब कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है, आपको पता है, तो यह एक वायरस होता है। तो रेबीज जो रोग है, इसमें आप देखेंगे कि संक्रमण उत्पन्न हो गया। जिस व्यक्ति को कुत्ते ने काटा उसके अंदर तो रेबीज का संक्रमण उत्पन्न हो गया। अब वो व्यक्ति के अंदर क्या किया जाएगा कि उस व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या होता है कि जो प्रतिरक्षा होते हैं वो प्रतिरक्षियों को पैदा करते हैं। तो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण तो होगा शरीर के अंदर, ये जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में इसे दूसरे जंतु में बनने वाली प्रतिरक्षा को इंजेक्ट करके उसमें प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते हैं। कहने का मतलब यह है कि अंदर बनने वाली जो प्रतिरक्षा है वो काम नहीं करेगी। ऐसे में फिर हम क्या करेंगे कि किसी दूसरे जंतु के अंदर जो विकसित की हुई जो इम्यूनिटी होती है या जो प्रतिरक्षा होती है उसको फिर हम रोगी व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट कराएंगे, यानी कि प्रवेश कराएंगे उस एंटीबॉडी को, और उस एंटीबॉडी के प्रवेश करने से ही जो हमारे पास प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी उसे हम कहते हैं अक्रिय प्रतिरक्षा। अक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब आपको यह समझ के रखना है कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसका निर्माण स्वयं शरीर के अंदर नहीं होता है, किसी बाहर से हमको इंजेक्ट कराना पड़ता है। मतलब किसी बाहर से अर्जित की हुई जो इम्यूनिटी होती है या जो एंटीबॉडी होते हैं उनको जब शरीर के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है, उसके बाद जो प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, वो क्या है? अक्रिय प्रतिरक्षा है। तो अक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब आपने समझा कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसका निर्माण स्वयं के शरीर में विकसित नहीं होता है, अर्थात जो प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी खुद शरीर के अंदर स्वयं विकसित या डेवलप नहीं होती है, अर्थात उसको हम बाहर से लेकर के शरीर के अंदर इंजेक्ट कराते हैं, ऐसी प्रतिरक्षा या ऐसी प्रतिरोधकता को हम अक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं या पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।